देखा होगा कि हमने एसिड और बेस की बहुत सारी बातें की हैं, सॉल्ट्स की हमने थोड़ी कम बात की है इस चैप्टर में तक। तो स्टूडेंट्स बनता है ना कि सॉल्ट्स की भी बात थोड़ी और की जाए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। सो देखिए बहुत सारे सॉल्ट्स के मैंने नाम और फॉर्मूले यहां पे लिखे हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, पोटाशियम क्लोराइड KCl2, अल्मोनियम क्लोराइड AlCl2, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, अल्मोनियम सल्फेट, उन सबके फॉर्मूले जिसमें SO4 आता है। वैसे ही सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, अल्मोनियम कार्बोनेट, उन सबके फॉर्मूले। स्टूडेंट्स कैसे किसी सॉल्ट के नाम से उसका फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने किस चैप्टर में पढ़ा था? अगर आपको याद नहीं है तो वो चैप्टर आपको रिवाइज करना चाहिए। केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि कैसे कोई केमिकल का नाम हमें दिया हुआ है, सॉल्ट का नाम दिया हुआ है, तो हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स आप क्लियरली समझ रहे होंगे यहाँ पे फैमिली ऑफ सॉल्ट का क्या मतलब है। ये जो चार सॉल्ट है कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको स्टूडेंट्स, क्लोराइड 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 क्लोराइड, Cl, ठीक है। तो इसमें जो निगेटिव आयंस हैं वो सेम है, सेम निगेटिव आयंस, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स ये चारों जो सॉल्ट्स हैं उनमें क्या सेम है? सल्फेट 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 सल्फेट, SO4 इनमें भी जो निगेटिव आयन है वो सेम है स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे ये चार जो है कार्बोनेट 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 कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट, पोटाशियम का कार्बोनेट, अल्मोनियम कार्बोनेट, सब में CO3 तो सब में सेम निगेटिव आयन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन चारों को हम बोलेंगे कि ये चारों एक फैमिली से बिलोंग करते हैं और उस फैमिली का नाम क्या है स्टूडेंट्स? क्लोराइड फैमिली, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ रहे होंगे आप, बहुत सिंपल सी बात है कि सारे के सारे क्लोराइड्स हैं, सब में जो निगेटिव आयन है वो क्लोराइड है, तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स ये सारे जो है वो क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा भी और भी कोई क्लोराइड है तो वो इसी फैमिली से बिलोंग करेगा स्टूडेंट, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड दैट विल आल्सो कम इन दिस फैमिली। वैसे स्टूडेंट आप समझ होंगे ये सारे एक फैमिली से है, किस फैमिली से? सल्फेट फैमिली। वैसे ये चारों जो है वो सारे एक ही फैमिली से, कौन सी फैमिली से स्टूडेंट्स? कार्बोनेट फैमिली, ठीक है स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारी फैमिलीज हो सकती हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, पोटाशियम बाइकार्बोनेट हो, अल्मोनियम बाइकार्बोनेट हो, तो वो बाइकार्बोनेट फैमिली हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फंडा बहुत क्लियर, आप समझ गए स्टूडेंट्स। ये फैमिली थोड़ा अलग तरीके से भी डिफाइन की जा सकती है। कैसे? देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे इसको देखो, सोडियम है इसमें, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। तो इन तीन कंपाउंड्स में क्या खास बात है? इन सब में जो पॉजिटिव आयन है वो सोडियम है, ठीक है। सेम पॉजिटिव आयन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो तीनों हैं वो तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रही है और उस फैमिली का नाम क्या है स्टूडेंट्स? सोडियम फैमिली। ये तीनों सोडियम फैमिली के सॉल्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों में जो पॉजिटिव आयन है वो सोडियम है, निगेटिव अलग अलग है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। समझ गए स्टूडेंट्स? वैसे आप ये भी समझ गए होंगे कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम सल्फेट है और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, हम बोल सकते हैं ये तीनों एक ही फैमिली से हैं। कौन सी फैमिली स्टूडेंट्स? कैल्शियम फैमिली। तो इस तरीके से हम सॉल्ट्स की फैमिली डिफाइन कर सकते हैं, विच इज अ वेरी सिंपल एंड ऑब्वियस थिंग स्टूडेंट्स। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स हमने देखा है कि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ये भी हमने देखा था। जैसे कि स्टूडेंट्स HCl है, तो जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनता है। जैसे NaOH है, उसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है? Na+ और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो HCl का जो सोल्यूशन होता है उसमें ये दोनों आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं स्टूडेंट्स। अगर ये आयंस नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। वैसे NaOH का जो सोल्यूशन होता है उसमें Na+ और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। वैसे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एसिटिक एसिड हो मान लो, ठीक है, तो वो वीक एसिड है, तो उसके जो आयंस बनते हैं स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से बनते हैं, लेकिन उसमें कम आयंस बनते हैं। एसिटिक एसिड के सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होकर ऐसे आयंस नहीं बनाते हैं, कुछ ही ऐसे आयंस बनाते हैं, तो आयंस कम होते हैं। तो एसिटिक एसिड जो होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेगा क्योंकि उसमें भी ये आयंस है, लेकिन कम है तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है,
ठीक है, वेरी गुड कंडक्टर्स, वेरी गुड कंडक्टर्स, एंड दिस इज गुड कंडक्टर, मतलब ये भी अच्छा कंडक्टर है लेकिन उतना अच्छा नहीं, ठीक है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि इनमें आयंस कम है, क्योंकि ये वीक एसिड था। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट होने के लिए आप देख सकते हैं यहां पर आयंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब सवाल है कि सॉल्ट का जो सोल्यूशन होता है, फॉर एग्जांपल NaCl, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा? क्या ये जो NaCl का सोल्यूशन है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जा सकती है? तो देखो स्टूडेंट्स, जब NaCl को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो Na प्लस आयन और क्लोराइड आयंस अलग अलग हो जाते हैं। इन दोनों आयन से NaCl बना था, ये अलग अलग हो जाते हैं, तो हमारे पास आयंस होते हैं, मतलब NaCl का ये जो सोल्यूशन होगा उसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस होंगे, और इन आयंस के प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू फ्लो कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू फ्लो कर सकती है। वैसे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, मान लो पोटाशियम सल्फेट, ठीक है, ये एक सॉल्ट है, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो देखो पोटाशियम आयन और सल्फेट आयन बनेगा वाटर में, ठीक है। अब इन आयंस के प्रेजेंस से, इनके प्रेजेंस के कारण इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। तो जिस तरह से हमने देखा था कि एसिड्स और बेसिस इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वैसे ही इस लिस्ट में अब सॉल्ट का नाम भी आ जाता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। वेरी सिंपल थिंग। पीएच ऑफ सॉल्ट, स्टूडेंट्स ये जो चीज हम पढ़ने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है स्टूडेंट्स। देखो यहां पे बहुत सारे एसिड्स और बेसिस के मैं नाम लिख रहा हूं, तो ये रहे स्टूडेंट्स HCl, H2SO4, HNO3, अब ये बेसिस है NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कुछ एसिड्स हैं स्टूडेंट्स यहां पे, कुछ बेसिस, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स ये भी कुछ एसिड्स हैं, फिर बेसिस हैं। लेकिन ये जो रो है, ये जो कॉलम है, उसके बारे में एक अलग खास बात है और इसके बारे में एक अलग खास बात है। क्या आप नोट कर पा रहे हो स्टूडेंट्स? आप शायद नोट कर पा रहे हो कि यहां पर जो भी एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जो भी बेसिस है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है स्टूडेंट्स। तो दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। और इस लिस्ट में स्टूडेंट्स जो भी एसिड्स हैं वीक एसिड्स हैं, जो भी बेसिस है वो वीक बेसिस हैं स्टूडेंट्स। तो दीज आर ऑल वीक एसिड्स एंड बेसिस। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दो, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनमें देखो हाइड्रोजन तो होगा ही, एसिड है तो हाइड्रोजन तो होगा ही, उसके अलावा जो दूसरा आयन है उस पर फोकस करो, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लोराइड आयन, ठीक है, Cl माइनस क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन SULPHAT, सल्फेट आयन SO4 -2, नाइट्रेट आयन NITRAT, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तीनों आयंस खास हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाले आयंस हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाले आयन है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स इन स्ट्रॉन्ग बेसिस को देखो, तो हाइड्रोक्साइड तो उसमें होना ही है। अब दूसरे आयन को देखो, सोडियम आयन स्टूडेंट्स, सोडियम आयन दैट इज Na+, पोटाशियम आयन, पोटाशियम आयन दैट इज K+, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन Ca2+ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर ये जितने भी आयंस हैं स्टूडेंट्स, दे वर एक्चुअली एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर देखो ये एसिड्स है, हाइड्रोजन तो उसमें होगा ही, उसके बाद ये आयन है स्टूडेंट्स, दिस इज एसिटिक आयन, एसिटिक आयन, इसको एक्चुअली एसिटेट बोलते हैं, एसिटेट आयन, एसिटेट आयन दैट इज CH3COO-। फिर इसमें देखिए स्टूडेंट्स हाइड्रोजन तो होना ही था, दिस इज कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, ठीक है स्टूडेंट्स, CO3 2-। देन स्टूडेंट्स इसमें देखो हाइड्रोजन तो होना ही था, दिस इज फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन दैट इज PO4 3-, ठीक है। अब इन बेसिस को देखो, बेसिस में हाइड्रोक्साइड तो होना ही था, दूसरे आयन को देखो, दिस इज अमोनियम आयन, अमोनियम आयन दैट इज NH4+। फिर स्टूडेंट्स यहां पे देखिए मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन दिस इज Mg2+। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने क्या किया यहां पे, ये जितने भी आयंस हैं स्टूडेंट्स, दे वर एक्चुअली एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। और ये जितने भी आयंस हैं स्टूडेंट्स, दे वर एक्चुअली एसोसिएटेड विद वीक एसिड्स एंड बेसिस, सही है ना।
अब देखो, इन ग्रुप ऑफ आयंस की एक अलग प्रॉपर्टी होती है और इन ग्रुप ऑफ आयंस की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो हम यहां पर देखना चाहते हैं। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, क्या है वो प्रॉपर्टी। जैसे स्टूडेंट्स, ये जो क्लोराइड आयन है, सपोज करो वाटर में इस क्लोराइड आयन को हम डालते हैं समहाउ, ठीक है, बहुत आसान सा काम है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाटर, ये क्लोराइड आयन, उनके बीच में कोई रिएक्शन होगा क्या स्टूडेंट्स? क्या रिएक्शन होगा, सोचें सोचें। कोई रिएक्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स, नथिंग विल हैपन। वैसे स्टूडेंट्स, ये सल्फेट आयन, वाटर है उसमें हमने सल्फेट आयन डाला स्टूडेंट्स, सल्फेट आयन वाटर, क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स। वैसे नाइट्रेट आयन, उसको वाटर में डालें, कुछ नहीं होगा। सोडियम आयन, उसको वाटर में डालें स्टूडेंट्स, वाटर है, हमने उसमें सोडियम आयन डाला स्टूडेंट्स, क्या होगा, किस तरह से रिएक्शन होगा, सोचें सोचें। क्या सोचें, कुछ नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये जितने भी आयंस हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस से रिलेटेड थे, उनको अगर वाटर के साथ डाला जाए तो आपस में वो कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं सच। लेकिन स्टूडेंट, ये जो आयंस हैं वो करते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे देखो, ये एसिटेट आयन है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वाटर एंड दिस एसिटेट आयन CH3CO-, ठीक है। ये आयन जब वाटर में होता है स्टूडेंट्स, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। वाटर को हम सोच सकते हैं कि उसमें एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मतलब सोच सकते हैं ना, पहले भी हमने देखा है, एक H और एक OH-, ठीक। तो ये जो एसिटेट आयन है स्टूडेंट्स, वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। ये निगेटिव आयन है, आप देखो निगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, CH3COOH बना लेता है, और बचा क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंस है इन आयंस और इन आयंस में। वीक एसिड और बेसिस वाले ये जो आयंस है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। देखो एसिटेट आयन कैसे रिएक्ट किया, ये निगेटिव आयन था, तो वो पॉजिटिव हाइड्रोजन को ले लेता है, उसके साथ मिलकर ये एसिटिक एसिड बना लेता है, ठीक है, और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसको छोड़ देता है। लेकिन 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 द कैच इज कि अगर वाटर में आपने 500 ऐसे आयंस डाले हैं मान लो, तो सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर वाटर में ऐसे 500 आयंस है तो उसमें से कुछ इस तरह से रिएक्ट कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपको याद होगा, हम इस तरह का सिंबल बनाते हैं, एक एरो आगे एक एरो पीछे। सिर्फ एक एरो बनाने का मतलब होता है जनरली कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ रिएक्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे ही कार्बोनेट के साथ भी होगा कि वाटर है उसमें अगर कार्बोनेट आयन है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कार्बोनेट में निगेटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन में सोच सकते हैं, सॉरी वाटर में सोच सकते हैं एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड, तो ये निगेटिव आयन है, तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा स्टूडेंट्स। लेकिन ये दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि इस पे दो नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है, तो ये दो हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, बेसिकली दो वाटर से, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन से कंबाइन होकर बनाएगा ये स्टूडेंट्स H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और बच जाएगा स्टूडेंट्स ऑक्साइड आयन, ठीक है। उसी तरह से फॉस्फेट के साथ भी होगा। अमोनियम एंड मैग्नीशियम, इनकी बात करें तो जैसे अमोनियम आयन NH4+, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या होगा, ये जो अमोनियम आयन है स्टूडेंट्स, वो भी इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे, इस वाटर हम सोच सकते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन है, क्योंकि अमोनियम आयन पॉजिटिव है, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव है। तो हाइड्रोक्साइड आयन और ये NH4+, ये रिएक्ट करके बनाएंगे NH4OH, और बच जाएगा हाइड्रोजन आयन, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी तरह से अगर ये मैग्नीशियम आयन होता, ठीक है, तो वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स, इसमें H+ और OH-, तो क्योंकि मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज है तो वो माइनस वाले हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, और दो हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बनाएगा MgOH2 प्लस 2 हाइड्रोजन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या बात आपको समझ में आई कि ये जो आयंस थे, आप ध्यान देंगे, ये जो आयंस थे जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस से रिलेटेड थे, वो वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ये जो आयंस थे जो वीक एसिड और बेसिस से रिलेटेड थे, वो वाटर से रिएक्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इस तरीके से वीक एसिड और बेसिस के जो आयंस हैं उनका वाटर के साथ रिएक्ट करना, ठीक है, इस तरीके से उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अब इसमें भी स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे मान लो ये वाला एसिड है, ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट का आयन है, और ये एसिटेट का आयन है, ठीक है।
दोनों ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, लेकिन देखो कार्बोनेट जो है वो आया था इस एसिड से और एसिटेट आयन जो आया था वो इस वीक एसिड से आया था। इस दोनों में भी एसिटेट जो है वो ज्यादा वीक एसिड है कंपेयर टू कार्बोनिक। इस कार्बोनिक के कंपैरिजन में ये एसिटिक एसिड जो है वो ज्यादा वीक है, तो वो ज्यादा वीक है तो वो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन ज्यादा करेगा। ठीक है, आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस वाले आयंस तो वाटर से रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वीक वाले कर रहे हैं, तो उसमें भी जो ज्यादा वीक होगा वो ये रिएक्शन ज्यादा करेगा, जो कम वीक होगा वो कम करेगा। जैसे इन दोनों को हम कंपेयर करें तो इसमें ये जो एसिड है वो ज्यादा वीक है, तो इसका जो आयन है वो ज्यादा वाटर से रिएक्ट करेगा। समझ लो स्टूडेंट साहब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो क्लोराइड आयन है स्टूडेंट्स, सपोज करो ये वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वाटर है और वाटर में ये क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स क्या आप गेस कर सकते हो ये क्लोराइड आयन कैसे रिएक्ट करेगा इस वाटर से? क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स? क्या आप गेस कर सकते हो? बताओ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहां कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन एट ऑल। अब सल्फेट आयन स्टूडेंट्स, वाटर में सपोज करो ये सल्फेट आयन डाला गया स्टूडेंट्स, अब क्या रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स इस वाटर और सल्फेट आयन के बीच में? सोच सकते हो आप स्टूडेंट्स? कोई रिएक्शन नहीं होगा। वैसे ये नाइट्रेट आयन है, इसको भी वाटर में डालेंगे तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये सोडियम आयन है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है। देखें इसके साथ वाटर कैसे रिएक्ट करेगा, क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। ये जो सारे आयंस हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस से आए हैं, ये आयंस वाटर के साथ एज सच रिएक्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो है आप समझ ही गए होंगे वो रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स वाटर के साथ। कैसे करते हैं लेट्स हैव अ लुक। जैसे ये एसिटेट आयन है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वाटर में अगर एसिटेट आयन है CH3COO माइनस, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। देखो कैसे रिएक्ट करते हैं। ये जो वाटर है आप इसको सोचो कि उसमें हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, 2 H और एक ऑक्सीजन। तो ये जो एसिटेट है क्योंकि ये निगेटिव आयन है तो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, CH3COOH बनाएगा एंड हाइड्रोक्साइड आयन रह जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इन आयंस और इन आयंस के बीच में। यहां पे एक और बात है स्टूडेंट्स, यहां पे ये सिंबल यूज होगा। देखो इसका क्या मतलब होता है, पहले भी देखा था। इसका मतलब होता है कि अगर वाटर में ऐसे 500 आयंस हैं तो पूरे के पूरे 500 ये रिएक्शन नहीं करेंगे। कुछ ये आयंस जो है उनमें से कुछ ये रिएक्शन करेंगे और कुछ ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। दैट इज व्हाट दिस सिंबल मींस। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स मान लो कि ये कार्बोनेट आयन है, ठीक है, कार्बोनेट आयन, ठीक है, तो ये भी रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स। कैसे रिएक्ट करेगा? ये जो वाटर है उसको हम हाइड्रोजन और ऑक्साइड आयंस में सोच सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये निगेटिव आयन है, कार्बोनेट निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स। और क्योंकि इस पे डबल नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, तो ये 2 हाइड्रोजन से अटैच होगा, तो वील हैव H2CO3 और बच जाएंगे 2 हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स अगर हम ये अमोनियम की बात करें, ठीक है, बाकी सबकी बात कर सकते हैं, अमोनियम की बात करें तो वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स। कैसे रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स? क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो निगेटिव हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, NH4OH और बच जाएगा हाइड्रोजन आयन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है। और ये जो रिएक्शन होती है इसको हाइड्रोलिसिस बोला जाता है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। तो स्टूडेंट्स ये जो आयंस होते हैं आप याद कर लें, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड से आए हैं। सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस से हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब ना आपके ध्यान में होना चाहिए। ये जो वीक एसिड या बेसिस से आने वाले आयन है, एसिटेट आयन, कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, अमोनियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं और इस तरीके से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं कि ये जो एसिटेट है, उसने हाइड्रोक्साइड आयन बनाया है। कार्बोनेट है जो निगेटिव था, उसने भी निगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन बनाया है। पॉजिटिव अमोनियम आयन जो था उसने पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन बनाया है। मतलब ये सब जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन आयन बनता है। और कौन सा बनता है वो याद रखना बहुत ही आसान है। अगर निगेटिव आयन था तो निगेटिव हाइड्रोक्साइड बनता है, पॉजिटिव आयन था तो पॉजिटिव हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, इसमें भी एक और चीज हम नोटिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, इन दोनों को कंपेयर करें हम तो वैसे तो दोनों ही वीक है, लेकिन ये ज्यादा वीक है। ये जो है ये वीकर है। ठीक है, ये जो है एसिटिक एसिड दैट इज वीकर कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो इन दोनों के आयंस हैं एसीटेट आयन एंड कार्बोनेट आयन। तो देखो हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस वाले आयंस तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वीक वाले कर रहे हैं, तो उसमें भी जो ज्यादा वीक है वो ज्यादा रिएक्शन करेगा। तो ये ज्यादा वीक एसिड से आया है इसका आयन, तो ये जो आयन है वो ये रिएक्शन ज्यादा करेगा कंपेयर टू कार्बोनेट से, कंपेयर टू कार्बोनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी बात। लेट्स मूव हेड। अब स्टूडेंट्स हम मेन टॉपिक पे आएंगे, पीएच ऑफ सॉल्ट। हमने देखा स्टूडेंट्स एसिड्स का पीएच होता है, बेसिस का पीएच होता है, ये सॉल्ट का पीएच क्या होता है स्टूडेंट्स, कैसे होता है, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी नाउ स्टूडेंट्स। तो लेट्स सी केस वन। केस वन, ठीक है, तो पहले ऐसे सॉल्ट्स देख रहे हैं, सॉल्ट्स मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पहले वैसे सॉल्ट्स को स्टडी करेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि सॉल्ट कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है एसिड और बेसिक के बीच में उससे बनते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जैसे आप देखो HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्टूडेंट्स, NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है स्टूडेंट्स, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन को छोड़ो क्लोराइड को पकड़ो, हाइड्रोक्साइड को छोड़ो सोडियम को पकड़ो, तो इन दोनों का सॉल्ट दैट इज NaCl, और प्लस क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वाटर। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लें H2SO4, ठीक है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों के रिएक्शन से कौन सा सॉल्ट बनेगा, सल्फेट कैल्शियम, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस स्टूडेंट्स वाटर। सही है ना, बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 लगेगा। तो स्टूडेंट्स देखो ये जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, ये जो सॉल्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ऐसे किसी सॉल्ट का जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे कि NaCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया तो क्या होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, NaCl का अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो क्या होगा स्टूडेंट्स। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था स्टूडेंट, जहां पे वो हम कंडक्शन की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की बात कर रहे थे, कि जो NaCl है वो Na+ और क्लोराइड माइनस आयंस में ब्रेक हो जाता है स्टूडेंट्स, इसलिए NaCl का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। ठीक है, तो ये 2 आयंस बन जाते हैं। ठीक, तो आप सोचो स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये बीकर है, बीकर में वाटर है और उसमें मैंने NaCl डिसॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो इसमें वाटर है, उसमें NaCl डिसॉल्व कर रखा है, तो इस बीकर में क्या क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स, और जो NaCl है वो Na+ और क्लोराइड माइनस में ब्रेक हो गया होगा। तो ये सारी चीजें मेरे पास इस बीकर में है। अब ये जो वाटर है वो तो न्यूट्रल है स्टूडेंट्स, Na+ ये कोई एसिडिक या बेसिक ऐसा कुछ नहीं है, तो दिस इज जस्ट न्यूट्रल। ठीक है, क्लोराइड आयन दिस इज ऑल्सो जस्ट न्यूट्रल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सब न्यूट्रल आयंस हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कि पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इसका पीएच क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, अराउंड 7 होना चाहिए, अराउंड 7 होना चाहिए इसका पीएच। सही है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो NaCl जो सॉल्ट है स्टूडेंट्स, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका पीएच 7 होता है, उसका सॉल्यूशन ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। वैसे स्टूडेंट्स अगर हम कोई दूसरा सॉल्ट लेते हैं जैसे ये कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मेरे पास यहां बीकर में वाटर है, वाटर में मैंने कैल्शियम सल्फेट मिला रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, यहां पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है और ये जो कैल्शियम सल्फेट है वो आयोनाइज होके ये 2 आयंस बना रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे वाटर में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, कैल्शियम आयन है और सल्फेट आयन है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये सब के सब न्यूट्रल चीजें हैं, तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन भी क्या है स्टूडेंट्स, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। तो स्टूडेंट्स कैल्शियम सल्फेट जो है उसका एक्वस सोल्यूशन भी कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग स्टूडेंट्स कि सॉल्ट्स का सॉल्यूशन, कैसे सॉल्ट्स का सॉल्यूशन, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस से बने हुए हैं वैसे सॉल्ट्स का सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है स्टूडेंट्स, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है इनका। ठीक है, ये था केस 1। लेट्स हैव अ लुक एट केस 2 स्टूडेंट्स। केस 2, तुम ऐसे सॉल्ट्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स अब यहां पे विच आर एक्चुअली मेड ऑफ वीक एसिड्स, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऐसा कोई सॉल्ट आप इमेजिन कर सकते हो स्टूडेंट्स, पहले आप वीक एसिड के इमेजिन करो, जैसे कि कार्बोनिक एसिड H2CO3 वीक एसिड होता है स्टूडेंट्स वो, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, ये और एसिड और बेस, तो कौन सा सॉल्ट बनता है स्टूडेंट्स? यहां से कार्बोनेट पकड़ो, यहां से सोडियम पकड़ो, तो Na2CO3 स्टूडेंट्स, और वाटर ही बनेगा। ठीक है, बैलेंस नहीं किया मैंने इस इक्वेशन को, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ये एक ऐसा सॉल्ट हो गया स्टूडेंट्स जो स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, और वीक एसिड से बना है, वीक एसिड से बना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर लिया हमने स्टूडेंट्स, वाटर था भी यहां पे, और उसमें इसको सोडियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर दिया स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? इस बीकर में पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। केस 1 में भी ऐसा ही हुआ था स्टूडेंट्स, केस 1 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन एक अंतर है यहां पे कंपेयर टू केस 1। सोच सकते हैं क्या अंतर है? देखो लास्ट स्लाइड पे जाता हूं, यहां पर ये जो सोडियम आयन बना था वो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता था क्या? नहीं, क्योंकि सोडियम आयन स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाला एक आयन है, स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाला एक आयन है, तो वो वाटर से रिएक्ट नहीं कर सकता था स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कुछ देर पहले पढ़ा है। क्लोराइड आयन जो था वो वाटर से रिएक्ट कर सकता था क्या स्टूडेंट्स? नहीं कर सकता था, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला आयन है, HCl से आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला आयन है। ठीक है, तो यहां पे ये Na+ और Cl- दोनों ही वाटर से रिएक्ट नहीं कर सकते थे। यहां देखो ये Na+ फिर से वाटर से रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये कार्बोनेट कर सकता है क्या स्टूडेंट्स? कार्बोनेट आयन कर सकता है क्या? कार्बोनेट आयन वीक एसिड से आने वाला आयन है, तो ये रिएक्ट कर लेगा स्टूडेंट्स। और कैसे रिएक्ट करेगा उसकी इक्वेशन हमने देखी थी, तो आप थोड़ा सा रिकॉल करो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। वो रिएक्ट करके H2CO3 बना रहा था स्टूडेंट्स, और हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा था, राइट। इसका मतलब स्टूडेंट्स इन दोनों में रिएक्शन होगा, कुछ कार्बोनेट आयंस कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके ये दो प्रोडक्ट बनाएंगे। कुछ क्यों? क्योंकि हमने यहां पे ये सिंबल यूज किया था, आपको याद होगा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे इस बीकर में अब क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स, सोडियम आयंस तो है क्योंकि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, कार्बोनेट आयंस भी हैं क्योंकि सारे कार्बोनेट आयंस ने रिएक्ट नहीं किया है। ठीक है, और जिन्होंने रिएक्ट किया है उन्होंने रिएक्ट करके ये दोनों चीज बनाई है, तो अब ये दोनों चीज भी होंगे, H2CO3 एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली वाटर में जब हम Na2CO3 इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, तो फाइनली हमारे पास ये सारी चीजें हैं उस बीकर में। तो स्टूडेंट्स आप सोच के बता सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है क्या वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? कुछ ऐसा सोच सकते हो आप। देखो आप इस हाइड्रोक्साइड आयन को नोट करो स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस हैं बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयंस होने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कि सॉल्यूशन में बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन से क्या मतलब है? कि वो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है स्टूडेंट्स, बेसिक है। मतलब आप इसमें लिटमस पेपर डालोगे, कौन सा वाला? रेड लिटमस, तो वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर से आप इसका पीएच मेजर करोगे स्टूडेंट्स, तो इसका पीएच ग्रेटर देन 7 आएगा स्टूडेंट्स। तो दिस इज बेसिक सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि ऐसे सॉल्ट्स जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने होते हैं, उनको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा होता है, मतलब बेसिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये सारी चीज आपको नहीं भी याद हो स्टूडेंट्स तो इट्स ओके, नहीं समझ में आया तो भी इट्स ओके। आपको बस याद होना चाहिए कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट जो होता है वो बेसिक होता है, बेसिक होता है। याद रखना बहुत आसान है। देखो ये जो सॉल्ट है किससे बना है? वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग बेस सॉर्ट ऑफ डोमिनेट करेगा ना, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है इस सॉल्ट का वो बेसिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनफैक्ट स्टूडेंट्स आपको याद ही रखना चाहिए कि ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटाशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे जो सॉल्ट्स होते हैं दे हैव बेसिक नेचर। कई बार स्टूडेंट्स इनको बेसिस भी बोलते हैं कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इनके जो कार्बोनेट्स हैं दे आर एक्चुअली बेसिस, बोल सकते हैं ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट कीप इन माइंड कि कार्बोनेट्स ऑफ दीज elements, sodium, potassium and calcium have basic nature, they are actually basic. इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, पोटाशियम बाइकार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है, they are also having basic nature. तो these are some salts students which are salts but they have basic nature. इससे पहले यहां पे हमने कुछ salts देखे थे स्टूडेंट्स, जैसे कि NaCl वो न्यूट्रल था। NaCl के अलावा भी और बहुत सारे salts होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बने होते हैं और न्यूट्रल होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स Na2SO4, ठीक है, फिर NaNO3 स्टूडेंट्स, ठीक है, KCl, KNO3,
K2SO4, ठीक है स्टूडेंट्स, देन कैल्शियम क्लोराइड एंड सो ऑन। दीज आर एग्जांपल ऑफ सम सॉल्ट्स जो कि बने हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस से, एंड दैट्स व्हाई दे आर न्यूट्रल। आप सोच सकते हो यहाँ पे कि एसिड भी स्ट्रॉन्ग था, बेस भी स्ट्रॉन्ग था, तो सॉर्ट ऑफ दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसलिए न्यूट्रल सोल्यूशन मिल गया, ठीक। लेकिन जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो स्ट्रॉन्ग बेस सॉर्ट ऑफ डोमिनेट कर रहा है। एंड प्लीज रिमेंबर, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स आर बेसिक। Time to see case 3, students. Now we are going to see salts which are actually made of strong acids and weak bases ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप सोच ही पा रहे होंगे कि ऐसे सॉल्ट जो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस से बने हैं, उनका नेचर कैसा आने वाला है स्टूडेंट्स? एसिडिक, ठीक है, क्योंकि उनमें जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर है, तो वो सॉर्ट ऑफ डोमिनेट कर जाएगा स्टूडेंट्स। जैसे पूरा हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। कोई एग्जांपल रिकॉल करें तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड सोचो कोई, पहले तो HCl, ठीक है। वीक बेस MgOH2, दिस इज अ वीक बेस, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? यहां से क्लोराइड लो और यहां से मैग्नीशियम, तो दैट विल बी MgCl2 स्टूडेंट्स, ओके। और वाटर तो बनता ही स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमने वाटर डाला, वाटर और उसमें हमने MgCl2 डिसॉल्व किया। स्टूडेंट्स MgCl2 जो होता है वो वाटर में बहुत आसानी से डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, बहुत डिफिकल्टी से डिसॉल्व होता है। हम बोल सकते हैं सॉर्ट ऑफ ये पार्शियली सॉल्युबल है, बट ठीक है, जो भी डिसॉल्व हुआ। तो अभी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, मैग्नीशियम के आयंस होंगे और क्लोराइड के आयंस होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कुछ हुआ क्या आगे? क्या ये क्लोराइड का आयन वाटर से रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स? नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला आयन है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला आयन है, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। ये जो है, क्या ये रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स? क्या लगता है आपको? करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीक बेस से आने वाला आयन है, वीक बेस से आने वाला आयन है, ये वाटर से रिएक्ट कर जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे रिएक्ट करेगा वो भी हमने देखा था। आई विल क्विकली राइट, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन नहीं है। दिस विल फॉर्म MgOH2 प्लस हाइड्रोजन आयन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास बीकर में क्या होगा? वाटर होगा, Mg2 प्लस होगा, Cl माइनस होगा। Mg2 प्लस पूरा खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसे कुछ ही मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, जो रिएक्ट करेंगे वो ये दोनों चीजें बनाएंगे। तो वी विल हैव MgOH2 एंड हाइड्रोजन आयंस। तो ये सारी चीज हमारे पास इस बीकर में है स्टूडेंट्स, अगर हमने MgCl2 यहां पे वाटर में डिसॉल्व किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस को नोट करना है। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस हैं, और बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस है, मतलब ये सोल्यूशन कैसा है स्टूडेंट? एसिडिक। मतलब लिटमस पेपर से हम टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इसका पीएच मेजर करेंगे स्टूडेंट, तो पीएच क्या आएगा? लेस देन 7, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको कहानी तो समझ में आ गई होगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस से बनने वाला सॉल्ट जो होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, तो वो एसिडिक होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुछ सॉल्ट्स भी जो हैं स्टूडेंट्स, MgCl2, NH4Cl2, ठीक है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सम सॉल्ट्स विच आर एक्चुअली एसिडिक इन नेचर, जो नेचर में एसिडिक होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करने वाली थी कि सिर्फ एसिड्स और बेसिस ही एसिडिक और बेसिक नहीं होते हैं। सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो भी न्यूट्रल हो सकता है, एसिडिक होता है और बेसिक हो सकता है। कब न्यूट्रल हो सकता है? आपको पता है कि जब वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। कब एसिडिक हो सकता है? जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हो। कब बेसिक होगा? जब वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। लेकिन आपके दिमाग में ऑब्वियसली एक बात और चली होगी स्टूडेंट्स, अगर कोई सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस से ही बना है, एक और कॉम्बिनेशन बनता है ना स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट, हमने देखा केस 1 में। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट देखा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट देखा, ठीक है, वो बेसिक होता है। अगर जो सॉल्ट है वो वीक एसिड और वीक बेस से ही बना है, तो उसका नेचर कैसा होता है स्टूडेंट्स? तो वो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, दैट विल बिकम टू मच ऑफ हाई लेवल। बस हम इतना जान सकते हैं कि उसके जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट हियर, ठीक है। तो वीक एसिड और वीक बेस से अगर कोई सॉल्ट बना है तो वो न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक कुछ भी हो सकता है।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्टूडेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, आइए इसको देखते हैं, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। आप देखिए ये एक सॉलिड है, व्हाइट रंग का सॉलिड है, आप देख सकते हो, दिस इज कॉपर सल्फेट स्टूडेंट्स, दिस इज कॉपर सल्फेट, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ऐसा ही एक और कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स, उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज CuSO4.5H2, उसको इस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, और उसका नाम होता है स्टूडेंट्स कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, क्योंकि यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है ये देख के आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यही कंपाउंड है, वाटर में हमने इसको डिसॉल्व कर दिया होगा, शायद ऐसा कुछ होगा कि एक बीकर में हमारे पास वाटर है और उस वाटर में स्टूडेंट्स हमने CuSO4 डिसॉल्व कर दिया होगा, तो ठीक है, उसको इस तरह से लिख रहे हैं इस फॉर्मूले से, और उसका नाम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट रख दिया है स्टूडेंट्स। ऐसा सोच रहे हैं स्टूडेंट्स आप, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो चीज है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट इसका अगर मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा स्टूडेंट्स, यू विल बी हाईली सरप्राइज्ड। ये देखें स्टूडेंट्स आप, ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है वो इस तरीके का दिखता है, दिस एक्चुअली सॉलिड, वो कोई वेट चीज नहीं है, दिस एक्चुअली सॉलिड, और ये सॉलिड क्रिस्टल है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, राइट। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है उनमें क्या अंतर है, देखो ये जो कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, इसमें बहुत सारे कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी कंपाउंड में यही होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इस कंपाउंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है कॉपर सल्फेट के। इस कंपाउंड में क्या है स्टूडेंट्स, इसमें भी कॉपर सल्फेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन देखो फॉर्मूला जैसा बता रहा है कि हर मॉलिक्यूल के साथ वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, मतलब ये जो कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल है इसके साथ 1 2 3 4 5 वाटर के और मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है। ये जो कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल है उसके साथ वाटर के 1 2 3 4 5 और मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है। ये जो कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल है उसके साथ वाटर के 1 2 3 4 5 और मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये नॉर्मल कॉपर सल्फेट है जिसमें कॉपर सल्फेट के बहुत मॉलिक्यूल्स है, दिस इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसमें कॉपर सल्फेट के हर मॉलिक्यूल के साथ 5 और वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है स्टूडेंट्स। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि दिस इज नॉट अ वेट और लिक्विड कंपाउंड, दिस इज एक्चुअली अ सॉलिड विच इज इन क्रिस्टल फॉर्म स्टूडेंट्स, वेरी सरप्राइजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। जनरली नहीं तो स्टूडेंट सोचते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो उसमें क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट है उसको वाटर में डिसॉल्व कर रखा होगा जैसे मैंने यहां पे बनाया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये जो कॉपर सल्फेट है ये व्हाइट रंग का है और ये जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है वो उसका कलर देखो आप ब्लू रंग का है स्टूडेंट्स, कितना अच्छा सा ब्लू कलर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच्ड है ना स्टूडेंट्स, समहाउ उसके कारण ये कलर जनरेट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना यहाँ पे, इन्हीं को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, देखें, वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो कॉपर सल्फेट का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेट मी शो यू सम ऑफ देम। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपको एक व्हाइट कंपाउंड दिखाई दे रहा होगा, दिस इज एक्चुअली FeSO4, दिस इज फेरस सल्फेट, दिस इज फेरस सल्फेट स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देख सकते हो एक व्हाइट कंपाउंड स्टूडेंट्स, और ये आप देखो यहाँ पे क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे स्टूडेंट्स। क्रिस्टल टाइप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो शाइनी टाइप के होते हैं, लास्ट एग्जांपल में आपने देखा होगा ब्लू शाइनी क्रिस्टल्स थे, यहां पर ब्लूइश ग्रीन है लेकिन ये भी शाइन कर रहा है, दिस इज अ क्रिस्टल एंड दिस इज स्टूडेंट्स FeSO4.7H2O, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एक FeSO4 का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, ओके। इसका नाम होता है स्टूडेंट्स फेरस सल्फेट, आगे क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, हेप्टाहाइड्रेट, वाई हेप्टा, हेप्टा का मतलब होता है 7, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। एंड वंस अगेन स्टूडेंट्स में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बट ये एक लिक्विड नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत ही शाइनी क्रिस्टल है स्टूडेंट्स, राइट। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं,
Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और फिर इस सॉल्ट का दूसरा फॉर्म होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। वाई डेका? डेका एक्चुअली मींस 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इसके क्रिस्टल्स होते हैं, और ये जो 10H2 है उनको क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं? ऐसे और भी काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जब हम आगे चलेंगे इस चैप्टर में तो और एग्जांपल्स देखेंगे। एक और चीज आगे बढ़ने से पहले हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये जो सॉल्ट्स होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जिनमें ये वाटर होता है, ठीक है। और ये जो सॉल्ट्स होते हैं जिनमें वाटर नहीं होता है उनको बोलते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सॉल्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, एनहाइड्रस सॉल्ट्स। तो अगर हम पीछे वाली स्लाइड में जाएं स्टूडेंट्स, तो ये जो कॉपर सल्फेट था ये कैसा सॉल्ट है? दिस इज एनहाइड्रस, दिस अनहाइड्रस सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है ये कैसा सॉल्ट है स्टूडेंट्स? दिस इज हाइड्रेटेड, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखो स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं, CuSO4.5H2O, ठीक है। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट था स्टूडेंट्स हमारा, हमने देखा था ब्लू कलर का बहुत ही अच्छा सा क्रिस्टल दिखता है। इसको अगर हम बहुत स्ट्रांगली हीट करें स्टूडेंट्स तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप सही गेस कर पाएंगे। स्टूडेंट्स ये कॉपर सल्फेट जो है वो अलग हो जाएगा और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अलग हो जाएंगे। कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी अलग हो जाएंगे। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो गैसियस फॉर्म में उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो हीट कर रहे हैं ना, तो बहुत गर्म कर रहे हैं, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होकर उड़ जाएगा स्टूडेंट्स। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट को स्ट्रांगली हीट किया जाए तो वो अपना अनहाइड्रस फॉर्म ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होगी, जब आप हीट कर रहे होगे तो आपके पास ऐसा ब्लू क्रिस्टल होगा और हीट करने के बाद ऐसा आपको व्हाइट पाउडर मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स है उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, अब यहां पर ये जो कॉपर सल्फेट है आपके पास एनहाइड्रस व्हाइट रंग का, इसमें सिंपली अगर आप वाटर डाल दोगे, सिंपली वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल दोगे स्टूडेंट्स, तो वाटर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन होके वापस से ये हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाएगा। मतलब इसमें वाटर डाला तो ये दोनों रिएक्ट करके वापस से CuSO4.5H2 बना देंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट बना देंगे। मतलब आपको ये चीज दिखाई देगी, ठीक है। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट से अनहाइड्रस में जाना है तो क्या करना है? हीट करना है स्टूडेंट्स, हीट करना है, ठीक है। फिर अनहाइड्रस में हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करना है तो क्या करना है? इसमें सिंपली वाटर डालो, वो कंबाइन हो जाएगा और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके साथ आ जाएगा और ये क्रिस्टल्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी जो हमने हाइड्रेटेड सॉल्ट्स देखे उनकी भी यही कहानी होती है। इसका हम एक्सपेरिमेंट करके भी लैबोरेटरी में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा सेटअप करना है आपको लैबोरेटरी में। आप देखो ये टेस्ट ट्यूब जैसा आपको दिख रहा होगा, दिस इज नॉट एग्जैक्टली टेस्ट ट्यूब, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब जो होता है वो स्पेशल टाइप का टेस्ट ट्यूब होता है, थोड़ा साइज में भी बड़ा होता है। ये स्पेशल टाइप का होता है ताकि इसको आप स्ट्रांगली हीट कर सको। जो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब्स होते हैं उनको स्ट्रांगली हीट करना सेफ नहीं होता है, लेकिन जो बॉइलिंग ट्यूब होता है, देखने में टेस्ट ट्यूब जैसा ही होता है, वो ऐसे मटेरियल का बना होता है कि उसको स्ट्रांगली हीट करना सेफ होता है। तो देखो उसमें हमने क्या किया है, उसमें आप देख सकते हो हमने हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट लिया है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमने यहां पे लिया, आप क्लियरली देख सकते हो ब्लू है। उसको हम स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपको स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। आप देखो ये व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया, पहले पूरा ब्लू था अब व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। क्यों व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि हीट करने पे स्टूडेंट्स अनहाइड्रस बन गया है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो था वो अलग हो गया है, ठीक है। और ये जो कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस वाला बनता है वो तो व्हाइट होता है स्टूडेंट्स, तो यहां पे व्हाइट पाउडर टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको समझ में आई बात स्टूडेंट्स? ये ब्लू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट था, ये वाला, ठीक है। इसको हमने हीट किया तो ये व्हाइट बन गया, ये वाला, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आप इसको अलग से निकाल लो इस तरह से चाइना डिस्क में, ठीक है। और फिर स्टूडेंट्स आप देखो यहां ड्रॉपर के हेल्प से, आपको शायद दिख रहा हो, ड्रॉपर के हेल्प से वाटर ड्रॉप्स इसमें गिराए जा रहे हैं। तो वाटर ड्रॉप्स गिरा रहे हैं तो आप देखो वापस से इसका ब्लू कलर आ गया। तो वही चीज मैं आपको यहां पे बता रहा था, इसमें वाटर डालें तो वापस से वो वाटर जो है उसके साथ मिलके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, ठीक है।
जिसका ब्लूइश कलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो बहुत सिंपली एक्सपेरिमेंट लैब में किया जा सकता है। इसके जो स्टेप्स हैं वो भी बहुत सिंपल है, हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। मैं यहाँ पे इसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मतलब नहीं है, वही चीजें जो मैंने आपको बताई, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना है तो यू कैन नोट देम डाउन। तो स्टूडेंट्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात चल रही है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एग्जांपल देखना तो बनता है स्टूडेंट्स। आप इस इमेज को देखिए, यहां पे व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस आपको जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका मेडिकल पर्पज में काफी यूज होता है। कैसे यूज होता है स्टूडेंट्स, आप ये जो चीज है वो तो आप समझ रहे होंगे, कॉमनली इसको हम प्लास्टर बोलते हैं। जब हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर ये प्लास्टर हमारे बॉडी के अराउंड लगाता है ताकि हीलिंग फास्ट हो स्टूडेंट्स। तो ये प्लास्टर कैसे लगाता है डॉक्टर? प्लास्टर ऑफ पेरिस के हेल्प से। डॉक्टर क्या करता है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिक्स करता है, ठीक है। तो एक पेस्ट बन जाता है, व्हाइट रंग का पेस्ट बन जाता है। उस पेस्ट को इस तरह से हमारे लेग के अराउंड लगाया जाता है। थोड़ी देर बाद वो पेस्ट जो है वो जम जाता है, हार्ड हो जाता है, वेरी हार्ड हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और बेसिकली एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं जिप्सम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप समझ लो क्या हो रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ वाटर को मिलाया जाता है, ठीक है। तो सॉर्ट हम सोच सकते हैं कि वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके जिप्सम बनाते हैं, जो कि एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है और जिससे अंदर के जो बोन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है और वो जल्दी हील करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका केमिकल फॉर्मूला मैं लिखूंगा तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है दिस इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, दिस इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं आप? स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हैं तो एक चीज आपको परेशान कर रही होगी, यहां पर ये जो हाफ है वो आपको शायद परेशान कर रहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये हाफ का मतलब ये हुआ कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें कैल्शियम सल्फेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और एक कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ आधा वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, एक कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ आधा वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। अब ये क्या चक्कर है स्टूडेंट्स, आधा वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल का कोई आधा वादा नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे क्या चल क्या रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स अगर हम ले तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल से इस तरह से अटैच्ड है। कहने का मतलब आप सोचो कि ये कैल्शियम सल्फेट है हमारा, ठीक है, ये भी कैल्शियम सल्फेट है, ये दोनों एक वाटर मॉलिक्यूल से अटैच्ड है। यहां पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो सॉर्ट ऑफ ऐसा सोच सकते हैं ना कि एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा वाटर मॉलिक्यूल है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर स्टूडेंट्स। और ये जो कंपाउंड है उसका कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका टेक्निकल नाम होगा स्टूडेंट्स कैल्शियम सल्फेट, आगे सोच सकते हैं आप हेमीहाइड्रेट, ठीक है स्टूडेंट्स। हियर हेमी स्टैंड्स फॉर हाफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये जिप्सम जो है वो मैंने आपको बताया एक दूसरा कंपाउंड है, इसका केमिकल फॉर्मूला मैं लिखूंगा तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा स्टूडेंट्स। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। अमेजिंग स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये जो जिप्सम है वो भी कैल्शियम सल्फेट का ही हाइड्रेटेड सॉल्ट है, लेकिन डिफरेंस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेटेड सॉल्ट है, लेकिन यहां पे हाफ H2O आया था और यहां पे 2H2O आया है स्टूडेंट्स, 2H2O आया है, ठीक है। इसका नाम होता है टेक्निकल नाम कैल्शियम सल्फेट, आगे क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, डाइहाइड्रेट, डाई स्टैंड्स फॉर टू स्टूडेंट्स। ओके, तो बेसिकली ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था उसके साथ जब वाटर का रिएक्शन होता है तो इट फॉर्म्स दिस जिप्सम, ठीक है। और आप देख सकते हैं जिप्सम जो है वो भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट का, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट का। और यहां पे जो केमिकल रिएक्शन है उसको भी मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, CaSO4.12H2O, that is plaster of Paris, that reacts with 1.5 molecule of H2O to form gypsum, that is calcium sulfate dot 2H2O students, ठीक है। That is the chemical reaction actually involved here, ठीक है। तो you can see students कि water of crystallization के चेंज होने से कंपाउंड कई बार बिल्कुल अलग लगता है। यहां पे जब वाटर क्रिस्टलाइजेशन हाफ था तो ये बिल्कुल पाउडरी सब्सटेंस था, सॉफ्ट था। यहां पे जब वाटर क्रिस्टलाइजेशन 2 है तो ये बिल्कुल ही हार्ड और सॉलिड सब्सटेंस हो गया स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स ऑन अ लाइटर नोट आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि ये जो कंपाउंड है उसके नाम में ये पेरिस वर्ड क्या कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ी सी हिस्ट्री इन्वॉल्व है।
एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले इस कंपाउंड का बहुत हैवी यूज जो है वो पेरिस में ही होता था, बहुत हैवी यूज होता था इसका पेरिस में, बाकी जगह पे उतना यूज नहीं होता था। और क्यों यूज होता था इस कंपाउंड का? इसके हेल्प से वॉल्स को कोट किया जाता था, मतलब इसकी लेयर बना के वॉल्स के ऊपर लगाई जाती थी, उससे वॉल्स में आग नहीं लगती थी जल्दी से। ठीक, फिर जब इसका यूज पेरिस में सक्सेसफुली होने लगा तो फिर धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी इसको लोग यूज करने लगे। तो क्योंकि इसका यूज मेनली पहले पेरिस में होता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना? तो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट।